नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही 15 करोड़ की लागत से बनी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है शिक्षा और रोजगार में पूरी पारदर्शिता। बीते 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को हमने सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर एक बार फिर शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि सरकार ने हर उस कदम को मजबूती से उठाया है जिससे प्रदेश के युवाओं के सपनों को पंख लग सके। हजारों हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा, उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत बधाई देता हूं आपको भी और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है,
जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मैंने स्वयं हमारे जो आदिवासी विभाग के मंत्री हैं उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया है, मैंने अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में भी एक आवासीय विद्यालय जरूर खोलना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जहां आज एक ओर हम जनजाति समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं राज्य में 16 आश्रम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया था, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी शहर के 147 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रामलीला का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। बता दें, झंडा पूजन के साथ इस सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत हुई है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। तो रामलीला मैदान में हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। विशेष बात यह है कि यहाँ दिन और रात दोनों समय रामलीला मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से दर्शक पहुंचते हैं। वही स्थानीय कलाकारों की निष्ठा और समर्पण इस आयोजन को और भी जीवंत बना देता है। बता दें, मंच पर रामायण के प्रसंगों का प्रभावशाली अभिनय दर्शकों को आध्यात्म और भक्ति की अनुभूति कराता है। यह रामलीला न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हल्द्वानी की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी बन चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में गैर हाजिर और बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की सख्ती जारी है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक अब तक 234 डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 55 और डॉक्टरों पर जल्द ही कार्रवाई होने जा रही है। मंत्री का कहना है कि पहले प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते ऐसे मामलों में ढील बरती जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसे में जो भी डॉक्टर बिना सूचना के ड्यूटी से नदारद हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी कार्रवाई जारी है। देखिए, हमारे राज्य में लगभग 2950 डॉक्टर जो है कार्यरत हैं, और हमारा प्रयास अभी तक ये था कि हम किसी भी डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि हम पे डॉक्टरों की कमी थी। अब राज्य में डॉक्टरों की कमी ख़त्म हो गई है। अब अगर कहीं भी डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए जो है मिला, या जो है कहीं से शिकायत आई, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप देख रहे होंगे
कि मैंने 234 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक कर दी है, जो बॉन्ड वाले जो है हॉस्पिटलों से नदारत थी। और चूँकि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन कल 6 तारीख को लगभग मैं 55 डॉक्टरों के खिलाफ और कार्रवाई करूँ जो कि परमानेंट डॉक्टर थे और अपने क्षेत्रों से नदारत थे, उनको भी जो है कार्रवाई करके नए डॉक्टरों की वहाँ पे नियुक्ति। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय हो गई है। बता दें, इसी क्रम में जिले भर में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं मंगलौर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर बैठक भी की गई। बता दें, बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और पर्यवेक्षक राजेश तिवारी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि देश भर में कांग्रेस संगठन द्वारा रायशुमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से राय लेकर योग्य जिलाध्यक्ष का चयन किया जाए। यह निर्णय कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही लिया जाएगा। वहीं 16 सितंबर तक चयनित नामों को राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। कर सकता तो सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि एक ऐसा जो लीडरशिप जिले में तैयार किया जाए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, सामाजिक संस्थाओं के लोगों से बात करके, पत्रकार साथियों से बात करके कि किस प्रकार की लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में होनी चाहिए, जो जमीनी स्तर पे जुड़ा हो, जनता के मुद्दों को लेकर जो आंदोलन कर सके, संघर्ष कर सके। ऐसे लोगों के नाम के चयन करने के लिए आज हम लोग का यहाँ पे आना हुआ है और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके हम 6 नाम जो है हाईकमान के सामने प्रेषित करेंगे। मंगलौर विधानसभा में ही ये परिवर्तन है या पूरे स्टेट की अगर बात करें? पूरे देश में, ये सिर्फ मंगरौल की बात नहीं है, ना रुड़की की या उत्तराखंड की। ये 2025 को संगठन सृजन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 3 प्रदेशों में जो है संगठन सृजन का काम पूरा हो चुका है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, और उसके साथ अभी 4 प्रदेश जिसमें उत्तराखंड, आपका झारखंड, उड़ीसा और पंजाब, यहाँ पे 1 तारीख से अभियान चल रहा है। उसके बाद क्रमशः हर प्रदेशों में चलेगा और ज़मीनी स्तर के नेतृत्व को ढूंढ कर जो है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो नीचे स्तर पे संगठन भी बनाएगा और टिकट वितरण में भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका रहेगी। यात्रा में शामिल हूँ, उसमें मुझे काम करने का पार्टी ने अवसर दिया और मैंने इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठी तो हो सकती है, लेकिन पूरे स्ट्रेच में एक ही दिन, जैसे मैं आपको एक चंपारण की मिसाल दूं तो ईस्ट चंपारण में 60 किलोमीटर का स्ट्रिप वो था, उसमें हुजूम था। हर एक मौके पर वहाँ 25-50 हज़ार आदमी हर मौके पर मौजूद था, जो राहुल जी के साथ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, राहुल जी से हाथ मिलाना चाह रहे थे, राहुल जी के साथ को देखना चाह रहे थे। तो वो एक जोश, एक जुनून जनता में है और ये एक परिवर्तन की हवा देश में चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो एनडीए के घटक दल जैसे जनता दल यू बिहार में है, उसको जनता हराएगी और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में तैनात उच्च अधिकारियों के पहाड़ी जनपदों में नियमित रूप से न जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक भी इस पर चिंता जता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारियों की पहाड़ों में मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उनकी सक्रिय भागीदारी के पहाड़ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने ड्यूल चार्ज व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए इसे लेकर सरकार से भी पैरवी करने की बात कही है। तो वही गौरतलब है कि गढ़वाल मंडल का कमिश्नरी मुख्यालय पौड़ी जनपद में है, लेकिन कमिश्नर अधिकतर देहरादून स्थित कैंप कार्यालय से ही कामकाज संचालित करते हैं। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लग रहा है। तो बता दें आपको, जो अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। ये मात्र कमिश्नर तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम का विषय है। जिस तरह सिस्टम चल रहा है, पूरे उत्तराखंड का सिस्टम देहरादून से चल रहा है। सब ठीक है कि सरकार देहरादून में बैठी हुई है, लेकिन तमाम विभागीय कार्यालय जो सीनियर पोस्ट के हैं वो सब पहाड़ों में हैं और वहाँ पर वो लोग नहीं बैठते हैं। बात सिर्फ कमिश्नरी के लिए,
जब हम कोई हल्ला करेंगे, कोई बात उठाएंगे, तब कमिश्नर वहाँ जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि पहाड़ को अगर जीवित रखना है तो पहाड़ के अंदर बैठकर हमको पूरी व्यवस्थाएं संचालित करनी पड़ेंगी, और जो उसके जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर उनको बैठना चाहिए। ये जो ड्यूअल चार्ज सिस्टम है ये समाप्त होना चाहिए, मेरा भी मानना है, और मैं पहले से इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है और इसको ठीक करने की भी जरूरत है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। उत्तराखंड में 2025 का मानसून सीजन बेहद विनाशकारी रहा है, बता दें, जिससे कई जनपदों में भारी तबाही हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने नुकसान का विस्तृत डाटा तैयार किया है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम सोमवार को राज्य का दौरा करेगी और शासन के साथ बैठक में वस्तु स्थिति से अवगत कराई जाएगी। इस वर्ष अब तक 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक है। राज्य सरकार ने आपदा में हुई क्षति की भरपाई के लिए भारत सरकार से 5,702.115 करोड़ की विशेष सहायता मांगी है। तो वहीं पुनर्निर्माण के लिए और 3,758 करोड़ अवस्थापना संरचनाओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित है। वे प्रभावित लोगों की आजीविका के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां लक्सर क्षेत्र के खानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, जिससे स्थानीय लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। तो ये दल्लावाला गांव में आवारा कुत्तों ने अब तक 15 लोगों को घायल किया है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना के बाद 10 लोग खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें कुत्ते के काटने से बचाव के लिए रेबीज की वैक्सीन भी लगाई गई। तो इस स्वास्थ्य विभाग में अचानक बढ़ती संख्या को देखकर हड़कंप भी मच गया है, जहां स्थानीय लोग अब घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। कानपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉर्ज सेमवाल ने बताया है कि कुत्तों के काटने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, और उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। तो ये खबर हरिद्वार से है, जहां के बहादुराबाद फिटनेस सेंटर पर भ्रष्टाचार और वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। दादे ऑटो विक्रम महासंघ के प्रधान राजेश भट्ट ने सेंटर के मैनेजर पर गाड़ियों की फिटनेस प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी और अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि यूनियन की 2,961 ऑटो सुबह 11 बजे से फिटनेस कराने के लिए लगी थी, लेकिन शाम 5 बजे तक बिना फिटनेस दिए अनफिट घोषित कर दी गई, जबकि ऑनलाइन पेमेंट पहले ही हो चुका था। तो वही भट्ट ने कहा कि उन्हें 2250 और 2300 दोबारा ऑनलाइन वसूले गए। पहले भुगतान सेंटर में होता था, अब बाहर से कराने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि फीस अपने जानकारों के अकाउंट में डलवाई जा रही है। भट्ट ने आरटीओ प्रशासन से जल्द कार्रवाई और फिटनेस प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। वहीं उत्तराखंड में इस बार मानसून भारी तबाही लेकर आया। बता दें, अब तक राज्य में 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 2010 के बाद सबसे अधिक मानी जा रही है। तो ये आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार इस अत्यधिक वर्षा ने प्रदेश में जान माल को भारी नुकसान पहुंचाया है। सड़कों, मकानों और पुलों के साथ साथ लोगों की आजीविका पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लगभग 57,000 करोड़ की क्षति सहायता का मसौदा भेजा है। इस प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार की उत्तराखंड पहुंचेगी और सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। अगली खबर की रुख करेंगे हरिद्वार सिडकुल की हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कार्यरत 40 वर्षीय श्रीचंद की मौत एक अवैध हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई है। आरोप है कि सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमंतु बिरमानी ने उन्हें अपने घर में बने अवैध हॉस्पिटल में सस्ता इलाज देने का लालच दिया। मात्र हाथ की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही में श्रीचंद की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। प्रशासन ने अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया है, लेकिन परिजनों और साथी कर्मचारी अब हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे गए हैं। उनकी मांग है कि परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और सीएम द्वारा डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई जाए। उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई के साथ साथ जो तुम्हारी वजह से एक परिवार का एक बच्चा चला गया,
आप पहले उसको मुआवजा दो। दूसरी बात, हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे कि चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी धनराशि आर्थिक मदद दी जाए। 2 ये प्रोविजन है। तीसरा, इसमें आप लोगों ने बात की कि हत्या का मुकदमा, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तहरीर हमें दे दीजिए और घटनाक्रम लिख करके कैसे सिटी हॉस्पिटल में थे, क्या कहा उन्होंने, यहाँ ले आए, कितने पैसे की मांग करी, कब ये हुआ, उनके कर्मचारी के परिजनों ने डॉक्टर के परिजनों ने क्या दुर्व्यवहार किया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो एक बढ़िया अच्छा मुकदमा अगर आप चाहते हैं वैसा मुकदमा होगा। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे जो वॉइस के साथ। नमस्कार।